बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल अकेडमी चैनल। आज का लेक्चर फौजदारी प्रैक्टिस की समझो के जान है और एक यंग वकील के मशहूर होने की एक पहली सीढ़ी है और आम पब्लिक के अंदर अपनी पब्लिसिटी का एक सबसे आसान और सबसे तसल्ली बख्श और बड़ा स्पीडी ज़रिया है कि एक यंग वकील को देखो, ये ट्रायल तो नहीं मिलेंगे ना कि उसको मर्डर ट्रायल आना शुरू हो जाएं या कोई और आ जाएं। उसको स्टार्ट में ज़मानतें होती हैं कि क्या ये ज़मानत करवा सकता है, और पार्टी को ये नहीं पता होता कि ज़मानत जो है वो केस का इख्तिताम नहीं है, वो तो सिर्फ एक उसको एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ दे दिया गया है कि आप बाहर आ जाएं, चलो अब आपके जिस्म की पुलिस को ज़रूरत नहीं है, बाहर आ जाएं, ट्रायल का फैसला होगा, फिर सज़ा होगी। मगर एक आम शख्स ये समझता है कि जब बेल हो गई वो खुश हो जाता है कि हमारा बंदा घर आ गया बस। तो यानी ये बेल जो है ये बड़ी कीमती चीज़ है। तो आज हम इसको देखते हैं, बेल का मुकम्मल लेक्चर है, इसको एंड तक देखना। ये LLB के लिए, हर तरह के जुडिशल इम्तहानात के लिए और यंग जो वकला हैं उनकी मशहूरी का पहला ज़रिया ये है। इस पे आप इतनी तवज्जो दे के इसको पढ़ना। हम इसके बेल से रिलेटेड हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द केस लॉज के ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम हर तरह की ज़मानत के केस लॉज आपको बताएंगे कि अगर आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं, मुद्दई की तरफ से हैं, तो आप किस तरह बेल खारिज करवाएंगे। वो कौन कौन से केस लॉ हैं, रेप में, डकैती में, कत्ल में, चोरी में, फ्रॉड में, कि आप मुद्दई हैं और आप ये चाहते हैं उसकी ज़मानत खारिज हो, तो उस पर कौन कौन से केस लॉ आप अदालत को देंगे फलां फलां केसों में। फिर हम आपको बताएंगे कि अगर आप मुल्ज़िम पार्टी की तरफ से हो तो आप कौन कौन से केस देंगे, कत्ल में, डकैती में, रेप में, उसके अलावा चोरी में, धोखाधड़ी वगैरह में, यानी जितने फौजदारी केस हैं कि आपके बंदे की ज़मानत हो जाए, चाहे आप मुल्ज़िम ही क्यों ना हो, तो वो सारे आपको बाद में बताएंगे। मगर आज आपको ज़मानत का पता पहले चलना चाहिए कि ज़मानत है क्या, ये कितनी तरह की होती है और इसमें क्या क्या होता है। ज़मानत जो होती है वो 3 तरह की ज़मानत की डिवीज़न है। काइंड्स नहीं मैं बता रहा, मैं पहले डिवीज़न बता रहा हूं। पहली है बेल बिफोर अरेस्ट, जिसको प्री अरेस्ट बेल कहते हैं। वो अंडर सेक्शन 498 CRPC के तहत होती है। फिर है बेल आफ्टर अरेस्ट, ये 2 हिस्सों में तकसीम है। एक है बेल इन बेलेबल ऑफेंस, है आफ्टर अरेस्ट, मगर बेलेबल ऑफेंस में होगी तो ये 496 के तहत, और नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर होगी मगर आफ्टर अरेस्ट तो ये क्या होगी, 497 CRPC के तहत। बेल होती क्या है? जब एक शख्स को पुलिस गिरफ्तार करती है सेक्शन 46 के तहत, उसकी बॉडी को कन्फाइन कर लेती है। याद रखना, मैं जब भी सेक्शन 46 का लफ्ज कहता हूं ना, अक्सर मेरे पास लोग जो हैं वो ये पूछने के लिए सवालात करते हैं कि 54 नहीं है सेक्शन गिरफ्तारी से रिलेटेड। मेरे भाई 54 को पढ़ें तो सही, वो क्या है? वो है अरेस्ट विदाउट वारंट। वो किस्म है, अरेस्ट की किस्म है कि जिसके अंदर 9 तरीके बताए गए हैं कि 9 तरीकों के केसों के अंदर पुलिस जो है बगैर वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। वो है एक किस्म, एक काइंड है अरेस्ट की। जो 46 सेक्शन है ना, वो आपका अरेस्ट का तरीका बताता है कि किस तरह आपकी बॉडी को पुलिस हिरासत में लेगी। कि अगर आप अपने हाथों से सरेंडर कर रहे कि बस मैं चलता हूं, तो वो आपको थप्पड़ वगैरह, आप पे कोई और तरह के जुल्म व तशद्दुद नहीं करेगी। हाँ, अगर आप फिर 47 में बताया जाएगा कि आप जो फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगी, 48 के अंदर किस तरीके से वो
अंदर जो है अगर औरतें होंगी तो उसमें किस तरह दाखिल होगी। 47 में ये भी बताया कि किस तरीके से वो अंदर गेट वगैरह तोड़ेगी। फिर 49 के अंदर कैसे अगर पुलिस को हम अंदर बंद कर दे, वो आई हमें गिरफ्तार करने के लिए है, उल्टा हमने दरवाजे लॉक करके उसको अंदर बंद कर दिया, वो कैसे अपनी जान बचाकर बाहर निकलेगी। 50 में वो नो रेजिस्टेंस करेगी कि यानी जितना बंदा फोर्स लगा रहा है तो वो क्या करेगी, उतनी ही फोर्स लगाएगी उसको पकड़ने के लिए। 51 में तलाशी लेगी आदमी की, 52 में औरत की तलाशी होगी। तो इस तरीके से ये सारा का सारा जो है ये एक प्रोसीजर है उसमें। तो यानी हमने देखा कि पुलिस जब बंदे को अरेस्ट करती है किसी केस के अंदर, तो जमानत जो होती है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है। तो याद रखना ऑफेंस की दो किस्में होती हैं, एक वो जुर्म कि जो कॉग्निजेबल है, काबिले दस्तदर अंदाजी पुलिस हैं, ऐसे जुर्म जिसमें पुलिस जो है वो आपको क्या कर सकती है कि बगैर मजिस्ट्रेट की इजाजत के आपको क्या कर सकती है, आपको गिरफ्तार कर सकती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और FIR जो होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही करती है। एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसे जुराइम कि जिनमें मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं, बेल की तरफ। तो बेल की पहली किस्म पढ़ते हैं। पहले देखिए बेल किसको कहते हैं। लीगल कस्टडी से, ठीक है, यानी आपको किसी भी तरह की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के हैंड से टेक ओवर करना और श्योरिटी के जामिनों के हवाले कर देना जमानत कहलाती है। अब वो लॉ एजेंसी, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, वो पुलिस भी हो सकती है, वो नैब भी हो सकती है, CID भी हो सकती है, CBI हो सकती है, CIA हो सकती, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो जमानत किसको कहते हैं, आपको कानूनी हिरासत से छुड़वाकर जामिनों के हवाले कर देना, जिन्होंने आपकी जमानत दी है कि हम जमानत देते हैं कि जब जिस जगह जिस वक्त अदालत इसको तलब करेगी हम पाबंद हैं इसको वहां पे हाजिर करने के लिए, लिहाजा इसको पुलिस से छोड़कर हमारे हवाले कर दो, हम जाने फिर ये जाने, इसको जमानत कहते हैं। हम पहली किस्म पढ़ रहे हैं बेल बिफोर अरेस्ट। पहले हम देख लेते हैं जमानत की किस्में कितनी होती हैं। जमानत की काइंड्स हैं, पहली है कॉग्निजेबल ऑफेंस में जमानत, ठीक है, ऐसी जमानत कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर हम जमानत करते हैं। एक होती है नॉन कॉग्निजेबल केसों के अंदर जमानत, ठीक है, एक कॉग्निजेबल में भी एक नॉन कॉग्निजेबल में भी, मगर FIR किस में करती है, हमेशा कॉग्निजेबल में। एक होती प्री अरेस्ट, जो ये वाली है बेल बिफोर अरेस्ट। अभी आप अरेस्ट नहीं हुए, जमानत कबल अज गिरफ्तारी, क्या जमानत कबल अज गिरफ्तारी, बेल बिफोर अरेस्ट या प्री अरेस्ट बेल उसको कहते हैं कि अभी आप अरेस्ट नहीं हुए मगर आपकी जमानत हो। एक होती पोस्ट अरेस्ट बेल, जमानत बाज अज गिरफ्तारी, गिरफ्तार होने के बाद। एक है एंटिसिपेटरी बेल कि अभी आपको सिर्फ खदशा है कि मुझे बहुत बड़ी एक साजिश रची जा रही है और मुझे बिला कोई मतलब इसके अंदर फंसाया जाने की पूरी साजिश हो रही है और मैं बहुत रिपूटेड पर्सन हूं और बिल्कुल बेगुनाह हूं। ये खास तौर के ऊपर पॉलिटिकल जो मामलात होते हैं, हाईलाइट तरह के जो मामलात होते हैं, उनके अंदर ज्यादा देखने के अंदर आती है कि वो क्या करते हैं कि वो एंटिसिपेटरी बेल ले लेते हैं, कि हिफाजती बेल ले लेते हैं कि हमें अभी इससे पहले कि पुलिस हम तक पहुंचे उससे पहले हम बेल लेकर बैठ जाएं। ये बहुत कम देखने में आती है। तो ये बेल की कितनी किस्म होगी, एक होगी कॉग्निजेबल ऑफेंस में, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, एक गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी के बाद और एक एंटिसिपेटरी हिफाजती। पहले हम देखते हैं हमारी बेल बिफोर अरेस्ट। अंडर सेक्शन 498 के तहत 498 CRPC के तहत हम बेल बिफोर अरेस्ट करवाते हैं। ये हर केस में हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि आप ये कहें कि ये बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल है, ये तकरीबन दे दी जाती है प्रैक्टिस में, मगर थ्योरी के अंदर आप ये पढ़ेंगे कि ये ग्रांट की जाएगी। देखो यहाँ पे ग्रांट की जाएगी, यहाँ पे लिखा नो ग्रांट की जाएगी, ठीक है। फिर इन बेलेबल ऑफेंसेस में शुड ग्रांटेड, नॉन बेलेबल में नॉन अलाउड। तो
थ्योरी में तो हम ये देखते हैं कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस उसमें ना दी जाए, मगर अक्सर ये दी जाती है। ये रूल है, रूटीन है। क्यों दी जाती है? कि उसमें ये होता है कि बंदा जो अरेस्ट से पहले ले रहा है ना ये जमानत, वो एब्सकॉन्डर नहीं हो रहा, भाग नहीं रहा, इश्तिहारी नहीं हो रहा, एब्सकॉन्ड नहीं हो रहा, वो अदालत के सामने आ रहा है। यानी एक किस्म का कानून उसके गिर्द एक जाल बना रहा है कि आप बेटा आ तो सही, हमसे आप बेल बिफोर अरेस्ट ले रहे हो ना, चलो आओ, एक मर्तबा हमारे हाथ तो लग जाओ, फिर शामिल तफ्तीश तुम होगे। अगर तुम्हें गिल्टी पाया गया तुम कहां भाग सकते हो? फिर तो नहीं भाग सकते ना। तो क्या, यानी ये किस्म का एक दाना डाला जाता है, एक आपको चारा डाला जाता है कि अब आए। और ये एक अच्छी चीज भी है। क्यों? इससे बेशुमार तरह के वो केस के जो झूठे, बेबुनियाद, बातिल, मन घड़त, अनाद परस्ती की बुनियाद पे होते, उनसे काफी प्रोटेक्शन उन लोगों को मिल जाती है कि जो इज्जतदार, रिपोर्टेड, मासूम तरह के लोग हैं, उनको एक हिफाजत मिल जाती है कि उनकी ह्यूमिलेशन नहीं होती, उनके ऊपर तशद्दुद नहीं होता, उनकी माशरे में इज्जत और उनका वकार मजरू नहीं होता। तो इसलिए ये अच्छी चीज भी है। तो देखें, बेल बिफोर अरेस्ट, उसका आपसे पेपर में पूछेगा सेक्शन कौन सा, आप कहेंगे 498 सीआरपीसी। ऑब्जेक्ट, इसका मेन मकसद क्या है इस बेल का? तो देखो, मैंने भी बताया कि प्रोटेक्ट उसकी ऑनर और लिबर्टी और ह्यूमिलेशन प्रोटेक्ट करती है ये उसकी ऑनर को। इसका मेन मकसद है कि किसी शख्स की इज्जत मजरू ना हो। जो शख्स अपने आप को पेश कर रहा है, हम देखेंगे इसकी शराइत क्या है, कंडीशन क्या है। तो उसमें पहली कंडीशन ही ये है कि वो अपने आप को पेश कर दे अदालत के सामने, कहे कि जज साहब मैं अपने आप को, देखो मैं हाजिर हूं ना। याद रखना, प्री अरेस्ट बेल में जब तक कोई मुल्जिम अपने आप को अदालत के कमरे के अंदर जज के सामने हाजिर नहीं करेगा और जज साहब उसको देख नहीं लेंगे, तब तक उसकी जमानत नहीं हो सकती। उसका वकील नहीं करवा सकता। ये नहीं कह सकता कि वो भी फलान जगह पे बैठा जी आप उसकी जमानत करवा दे, ऐसा नहीं, प्री अरेस्ट बेल में नहीं होगा। तो पहली शर्त कि वो कमरा अदालत में आ गया है, आखिर वो कुछ सच्चा है तो आ रहा है ना, कोई ग्राउंड है तो वो आ रहा है। तो इसलिए वो क्या, वो आ जाता है, तो वो बच जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है, उसकी ऑनर, उसकी लिबर्टी, उसकी आज़ादी, उसको ह्यूमिलेशन से प्रोटेक्ट हो जाता है। इन ह्यूमिलेशन से उसके ऊपर जो गैर इंसानी सलूक किया जाएगा, हित्तक अमेज जो रवैया अख्तियार किया जाएगा, जो हमारी पुलिस जो करती है, जो हालात होते हैं, वो सारों से वो बच जाएगा। आपसे पेपर में पूछेगा बेल बिफोर अरेस्ट कहां पे अलाउ है। ये सिर्फ दो तरह की कोर्ट देती है, यानी निचली कोर्ट नहीं देगी, मजिस्ट्रेट की कोर्ट इसको नहीं देती। ये या तो सेशन कोर्ट देती है या इसको हाई कोर्ट देती है। ठीक है, तो इसके फॉर्म कौन से हैं? सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट। आपसे कहेगा कोई किताब है जिसमें ये लिखा है, कहेंगे 1991 SCMR, पेज नंबर है 599। 1991 SCMR पेज 599 के अंदर भी ये केस लॉ है जिसमें ये कहा गया कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को अख्तियार है, मजिस्ट्रेट कोर्ट को बेल बिफोर अरेस्ट का अख्तियार नहीं है। अब है कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन है कि जिसके अंदर आप ये बेल लेते हैं? पहली है एप्रीहेंशन, आपको आने वाला खतरा है, बढ़ता हुआ खतरा है, एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। करीबी खतर नजर आ रहा है कि मुझे अरेस्ट किया जाएगा, मेरे घर पे छापे डाले जाएंगे, मेरी औरतों के अंदर ये दाखिल होंगे, इज्जतों को खराब करेंगे, हुर्मतें हमारी खराब करेंगे, चार दीवारी का तकद्दुस और पामाल, वो तकद्दुस को पामाल करेंगे। तो इसलिए अरेस्ट का आपको खतरा है। फिर है ह्यूमिलेशन, ये गैर इंसानी सलूक करेंगे मेरे साथ, जिल्लत में सलूक करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, इंसल्ट करेंगे। तो इससे बेहतर हम बेल बिफोर अरेस्ट करवा लेते हैं, जमानत कबल गिरफ्तारी करवा लेते हैं। फिर है फिट केस, अदरवाइज फिट केस, या आपका केस कोई इतना फिट है कि भाई मैं तो उस दिन, जिस दिन ये मुझे कह रहे हैं कि इस दिन जुर्म हुआ है, उस दिन तो मैं शहर में मौजूद ही नहीं था, मैं तो फलां मीटिंग में बैठा था, मेरे पास तो फलां सबूत हैं,
यानी कोई भी अदरवाइज फिट केस हो तो वो आपकी एक वजह बन जाती, कंडीशन बन जाती है कि आप ये। और उसके अंदर सबसे कीमती चीज है कि एफआईआर का दर्ज होना। ये कंडीशन है कि एफआईआर दर्ज हो, पर्चा कटे, तब जाकर होती। ये नहीं कि एक शख्स वैसे ही अदालत चला जाए कि जज साहब मुझे परी अरेस्ट बेल चाहिए, जमानत कबल गिरफ्तारी होगा, किस केस में ये तो अभी नहीं पता, किस केस में। हाँ खतरा है मुझे कि मुझे किसी केस में गिरफ्तार करवाया जा सकता है, तो फिर अब वो क्या कहेंगे। तो एफआईआर होना जरूरी है। अक्सर ही हमारे पास क्लाइंट आ जाते हैं, वो ये कहते हैं जी मुझे जमानत कबल गिरफ्तारी करवा दें। भाई किस चीज की? भाई वो फलां बंदा है ना, वो अक्सर जो मुझे बड़ी मैली नजरों से देखता है, घूर घूर के देखता है, तो शायद पर्चा करवाए। तो भाई कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं है, कोई बहुत बड़ी एनिमिटी आपकी नहीं है, कोई हाईलाइट केस नहीं है, ये बेल बिफोर अरेस्ट है। तो इसमें एफआईआर होना जरूरी है। तो पहली क्या है, एफआईआर हो, आपको खतरा हो अरेस्ट होने का, इमिग्रेशन का, या कोई अदरवाइज फिट केस है। और ये सबसे बड़ी कंडीशन है इसकी कि फिजिकली सरेंडर, आप अदालत के सामने अपने आप को फिजिकली हाजिर कर दें कि जज साहब मैं कमरा अदालत में मौजूद हूं, अगर मेरे पास कोई मुझे डर होता, मैं फरार हो सकता था, मैंने कोई केस किया होता, मुझे पता होता है कि मैं ये सबूत मेरे खिलाफ मिल जाएगा, मैं शामिल तफ्तीश तो हूंगा ना, तो मेरे खिलाफ सबूत मिल जाता, मैं क्यों अपने आप को यहां पे हाजिर करूंगा। तो मैं अपने आप को फिजिकली सरेंडर कर रहा हूं। फिर रेडी फॉर श्योरिटी कि मैंने अपने आप को फिजिकली सरेंडर अदालत में किया है और मैं रेडी हूं कि मुझे जिस तरह की जमानत कही जाएगी मैं वो देने को तैयार हूं। तो ये वो शराइत थी कि जिनकी बुनियाद के ऊपर एक शख्स को गिरफ्तारी से पहले जमानत दी जाती है। वो कौन कौन सी कंडीशन है? पहली के एफआईआर का होना जरूरी है, पर्चा कटेगा तो होगी, पर्चे से पहले नहीं होगी। नंबर 2, उसको खतरा हो अरेस्ट होने का, गिरफ्तार होने का, ह्यूमिलेशन बेइज्जत होने का, या कोई ऐसा फिट केस है उसका कि मुझे तो गिरफ्तार करने का सवाल ही नहीं बनता। ये फिर वो फिजिकली सरेंडर कर दे, अपने आप को अदालत के सामने हाजिर कर दे। फिर रेडी फॉर श्योरिटी, वो अपने आप को कहे कि आप मुझे जो जमानत कहते में देने को तैयार हूं। आगे है केसेस ऑफ ग्रांटिंग बेल। किन केसों के अंदर जो है ये बेल बिफोर अरेस्ट दी जाती है? वो दी जाती है फर्दर इंक्वायरी का कोई मामला हो। ये अक्सर आपको प्रैक्टिस में जब आप आएंगे तो आपको अक्सर वकील ये कहते मिलेंगे, सर ये फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता है। तो फर्दर इंक्वायरी किसको कहते हैं? कि ऐसा केस है जिसमें अगर बहुत से शक के जो है वो गड़े मौजूद हैं, शक के छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े खड्डे मौजूद हैं, फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता है कि अभी इसको गिरफ्तार करने का वो नहीं बनता, मतलब अभी तो इंक्वायरी होगी। ये ऐसा केस है, फर्दर इंक्वायरी को जरा गौर से समझें, ऐसा केस है कि इसकी बड़ी बाकायदा पेचीदगी के अंदर इंक्वायरी होगी, केस ट्रायल चलेगा, फिर फैसला होगा। ये अभी फौरी ही पता लगने वाला केस नहीं है। आगे जब ट्रायल होगा सब खुला सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी निकल आएगा। तो फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता है, केस कमजोर है, बहुत से चांस है इसके पास कि ये केस जो है ये एनिमिटी की बुनियाद पर है। दूसरा है एनिमिटी, कि उसके पास जो है एनिमिटी है इन बंदों की। ये भी एक केस है ग्रांटिंग बेल, जो यानी ये वाला ग्रांटिंग बेल का मतलब है कि आप कौन से पॉइंट जज साहब को जो है अदालत, कमरा अदालत में बताएंगे, तो वो ये पॉइंट आपने बताने हैं कि सर पहला पॉइंट है ये केस फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता है, ये बड़ा पेचीदा केस है, आगे ट्रायल चलेगा ना, उस ट्रायल में समझ आ जाएगी ये क्या है क्या नहीं, तो ये फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता है, कमजोर केस है। दूसरी आप पॉइंट जज साहब को कहेंगे एनिमिटी, कि जज साहब इनकी पुरानी दुश्मनी है, दरीना दुश्मनी है, और उसके सबूत फिर अगर आप बता सके तो अच्छी बात है, वरना ये फिर आगे ट्रायल के अंदर आप सबूत उसके देंगे। तो क्या इनकी फला इनके आपस में तनाजा चल रहा, तनाजे का बताएंगे। ये नहीं सर जज साहब इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, भाई किस चीज के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो आपको लड़ाई झगड़े पता भी हों कि वाकई हैं, ताकि आप अगर पूछ सके तो आप बताइए ये वाला लड़ाई झगड़ा चल रहा है जज साहब, और उसका अगर सबूत है तो वो बड़ी अच्छी चीज होती है, वो आगे पेश करें। अक्सर मैंने वकील ये कहते देखे कि बस सिर्फ कह दिया करो कि क्या नाम है जी ये एनिमिटी है,
बेल की हद तक जो ना वो सबूत देने की जरूरत नहीं होती। फिर तो मैं कुछ भी कह दूं, मैं नील आर्मस्ट्रांग हूं, चांद पर होकर आया हूं, तो मेरी बात माने, ठीक है। तो इस तरह नहीं होता। आपके पास अगर किसी चीज का बेल के वक्त पे सबूत है, आप पेश करें। ये ऐसा मौका है खास तौर के ऊपर जो बेल आफ्टर अरेस्ट है, इसके अंदर तो आप पेश करें ना। मगर मेरा मशवरा यह कि बेल बिफोर अरेस्ट में भी आप जरूर पेश करें। तो क्या एनिमिटी है, फिर एविडेंस लो है, ठीक है। ऊपर नीचे क्या है, एविडेंस लो है कि लैक ऑफ एविडेंस है, इसमें एविडेंस कमजोर है, शहादतें कमजोर है, सबूत कमजोर है, इसकी तरफ ये बनता ही नहीं है ये केस। फिर है चाइल्ड, अगर बच्चा है यानी कि नाबालिग है, उसकी जमानत हो जाएगी जल्दी। आप कहेंगे इसकी उम्र छोटी है जज साहब। फिर फीमेल है, फीमेल को खास कंसेशन दी जाती है कि उसको फौरी जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। अगर बहुत बड़े बड़े कैसे केस हों तो अलग बात है। फिर है ओल्ड पर्सन, बूढ़ा आदमी है, उसकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाएं। हमारे साथ अभी ये हुआ था, हम केस में गए 365 के केस के अंदर, और बाबा जी को गिरफ्तार कर लिया गया कि इन्होंने जो है वो उसके अंदर बैठे थे, कोच के अंदर, कैरी डब्बे में, तो उसमें अगवा करते वक्त बाबा जी भी साथ बैठे हुए थे। तो हमने जब अदालत में जाके कहा कि ये इसकी उम्र 70 साल है कि आज सर इसको आप जमानत दें, और जमानत भी आफ्टर अरेस्ट है, गिरफ्तार हुआ पड़ा, जेल में है, तो हमसे गलती ये हो गई थी कि हम इसकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाना भूल गए। तो जज साहब ने हमें बड़ा प्यारा जुमला कहा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी कहाँ है, मुझे कैसे पता कि उसकी उम्र 70 साल है ना। तो देखो आगे ना सबूत, कहते ना कि नहीं बस वैसे ही कह दो फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता है, यानी मिट्टी फर्द वो नहीं, पूरा तैयार होके जाए। तो क्या ओल्ड है तो आप उसका शनाख्ती कार्ड साथ लगाएं। इनफर्म है, ज़ईफ है, कमजोर है, किसी भी तरह का कोई ऐसा उसको मसला है, कोई लागरपन, किसी भी तरह का कोई ऐसा कि जो उसकी जान को खतरा हो सकता है, वो चीजें आप पेश करें। यहां पर वो केसेस ऑफ ग्रांटिंग बेल, कि ये वो केसेस में आपको आप पॉइंट बताएं तो आपको बेल ग्रांट की जाएगी। आगे फिर नो ग्रांटेड, कौन से केस ऐसे हैं जहां पे बेल आपको ग्रांट नहीं की जाएगी, बेल बिफोर अरेस्ट ग्रांट नहीं की जाएगी। पहला है कन्विक्टेड, कि सर इसके पहले भी ढका हुआ है, इस केस में पहले से कन्विक्टेड है, इसने पहले भी चोरी की थी, अब फिर ये आ गया है, ये कहते जी मुझे क्या नाम है वो किया जाए, तो वो उसका अगर सबूत दे दिया जाएगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि जज साहब देखें ये पहले भी कन्विक्टेड पर्सन है, पहले भी सजा याफ्ता है। नंबर 2 हैबिचुअल ऑफेंडर, ये तो आदि मुजरिम है, इसका तो फला फला रिकॉर्ड देखो, ये फला जगह पे से डकैती डाली है, यहाँ पे चोरी की है, यहाँ पे माल छीना है, तो वो हैबिचुअल ऑफेंडर को नहीं दी जाएगी। एब्सकॉन्डर, इश्तिहारी, ये तो इश्तिहारी बंदा है, ये तो एब्सकॉन्ड हो गया था, ये तो फरार हो गया था, ये तो कानून के सामने नहीं आ रहा था, तो बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया है। तो फिर इसको, ये जो बंदा ये फिर भागेगा, तो इसको क्या किया जाए, इसको बेल बिफोर अरेस्ट ना दी जाए। फिर है टेम्परिंग, कि अगर जज साहब ये बंदा छूट जाता है, ये एविडेंस के साथ टेम्पर करेगा, उसमें रद्दो बदल करेगा, ये प्रोसिक्यूशन के जो शहादतें हैं, सबूत उसको मिटाने की कोशिश करेगा, तो इसको बेल अभी ना दी जाए, इसको भी अंदर रखा जाए, इसको अरेस्ट किया जाए। फिर बाद के अंदर जब हमारा केस वो होगा तो हम वो करेंगे। देखो ये उसके खिलाफ जाते हैं। अगर तो आप मुल्जिम की तरफ से पेश हुए हैं तो आप ये वाले पॉइंट कहेंगे, फर्दर इंक्वायरी वाला, एनिमिटी वाला, एविडेंस कम है, चाइल्ड है, फीमेल है, ओल्ड है, इनफर्म है। अगर आप प्रोसिक्यूशन मुद्दई की तरफ से पेश हो रहे हैं तो आप कहेंगे ये कन्विक्टेड है, अगर है तो, ये नहीं वो बेचारा पहली दफा आया और आपने कन्विक्टेड है, जज साहब कहेंगे दिखाओ वो ये मुल्जिम पार्टी के, दिखाओ तो सही भाई कहां पे कन्विक्टेड है, कोई सबूत है। तो अगर सबूत है तो कन्विक्टेड कहें, सबूत है तो हैबिचुअल कहें, सबूत है तो क्या कहें, एब्सकॉन्डर। हाँ, इसको आप वैसे कह सकते हैं टेम्परिंग को, कि ये जो है ना, ये बंदा ये मेरे सबूतों के साथ जो है वो रद्दो बदल करेगा, इसका किरदार ही ऐसा है, फला फला बंदे इसको कहते हैं कि ये बहुत झगड़ालू नेचर का शख्स है, बड़ा शातिर
और बड़ा चलता पुर्जा बंदा है ये जब भी बाहर निकलेगा इसने केस को खराब करके ही रहना है, तो ये आप कह सकते हैं अगर आप उसकी तरफ से हैं, मुद्दई की तरफ से हैं। आगे है इन बेलेबल ऑफेंस, बेल बिफोर अरेस्ट इन बेलेबल ऑफेंस। अगर बेलेबल ऑफेंस में है तो बेल बिफोर अरेस्ट, अगर जुर्म काबिल जमानत है तो उसमें शुड ग्रांट दे दी जाएगी। अगर है बेल बिफोर अरेस्ट इन नॉन बेलेबल ऑफेंस तो नॉट अलाउड नहीं दी जाएगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कत्ल का जुर्म है, ठीक है, अगवा का है, रेप का है, डकैती का है, उनमें नहीं दी जाती। तो देखें हमने क्या देखा, बेल बिफोर अरेस्ट 498 के तहत होती है। इसका मकसद है किसी शख्स की इज्जत को, आज़ादी को, उसकी कदर कीमत को, उस शख्स को जिल्लत से बचाने के लिए महफूज करना बेल बिफोर अरेस्ट का मकसद है। इसका फॉर्म कौन सा है, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट इसको देता है। कौन सी कंडीशन होंगी, पहली है कि FIR कटे, फिर उसको खतरा हो, एप्रीहेंशन हो, आता हुआ खतरा हो अरेस्ट होने का, ह्यूमिलेशन का, बेइज्जती का, कोई फिट केस हो कि इसके खिलाफ सबूत ही कम है, फिर फिजिकली अपने आप को सरेंडर कर दे। सबसे बड़ी बात कि अपने आप को पेश करे कि मैं हूं। अगर वो कमरा अदालत में नहीं आया फिर आपकी नहीं होती जमानत, बेफिक्र हो जाए। रेडी फॉर श्योरिटी, श्योरिटी देने के लिए रेडी है। केसेस ऑफ ग्रांटिंग बेल, कहां पे बेल ग्रांट की जाएगी, जहां पे आप क्या पॉइंट मारे उसको, फर्दर इंक्वायरी का मामला। सर जी ये केस अब ये आगे चलेगा, इस पर इंक्वायरी होनी है, ये बहुत पेचीदा केस है। एनिमिटी, दुश्मनी है, एविडेंस कम है, बच्चा है, औरत है, बूढ़ा आदमी है, ज़ईफ है, ये अगर आप इसकी जमानत खारिज करवाना चाहते हैं तो फिर आप क्या पॉइंट करें, कन्विक्टेड है जी अगर है तो, हैबिचुअल है, आदि मुजरिम है अगर है तो, एब्सकॉन्डर है अगर है तो। यहां पे कह सकते हैं अगर नहीं भी है तो बेचारा कि टेम्परिंग जी ये मेरे केस को खराब कर देगा। बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल बिफोर अरेस्ट शुड ग्रांट दे दी जाएगी, नॉन बेलेबल के अंदर नहीं अलाउ होती, मगर मैंने आपको फिर भी क्या कहा, प्रैक्टिस में हो जाती है। एक कंडीशनल बेल, ऐसा भी हो सकता है कि बेल कंडीशनल दी जाए, खास शरायत के ऊपर भी दी जा सकती है कि ये वाली शरायत पूरी करें तो ये बेल है, अगर ये शरायत इसने तोड़ी तो उसको फिर हम पकड़ लेंगे, तो ये भी हो सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं आफ्टर अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट बेल। पोस्ट अरेस्ट बेल की दो किस्में हैं, 496 भी और 497 भी CRPC का, ये दोनों पोस्ट अरेस्ट बेल से ताल्लुक रखते हैं। बेल की किस्म हमने पहले पढ़ ली थी, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, प्री अरेस्ट, पोस्ट अरेस्ट, एंटिसिपेटरी पढ़ ली थी। बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 496, 496 के तहत आफ्टर अरेस्ट बेल। आफ्टर अरेस्ट का मतलब है अब वो शख्स गिरफ्तार हो चुका, अब आप उसकी बेल के लिए जो है पिटीशन दायर करते हैं, तो वो क्या होगा कि वो आफ्टर अरेस्ट है, मगर कौन सा, बेलेबल ऑफेंस अगर होगा, ऐसे जुर्म में बंदा गिरफ्तार है जो काबिल जमानत जुर्म है, तो उसकी बेल हो जाती है। अब कैसे पता चलेगा कि उसकी वो काबिल जमानत जुर्म में गिरफ्तार है या नॉन काबिल जमानत में, नॉन बेलेबल ऑफेंस है या बेलेबल, तो उसका शेड्यूल 2 CRPC के अंदर और उसका कॉलम 5, शेड्यूल 2 कॉलम 5 के अंदर आप जिस टाइम जाकर देखेंगे तो ये शेड्यूल 2 कॉलम 5 में जिस टाइम आप देखेंगे तो उसके अंदर लिखा होता है हर जुर्म का, कॉलम 5 में लिखा है। शेड्यूल 2 खोलेंगे, कॉलम 5 में हर जुर्म, 302 है तो आगे लिखा होगा क्या, कॉलम 5 में नॉन बेलेबल है। हर जुर्म कॉलम 5 में देखा करें तो आपको बता देगा कि जुर्म बेलेबल है या नॉन बेलेबल। तो जब भी अप्लाई आप जमानत के लिए करें, पहले देख लिया करें कॉलम, इस शेड्यूल 2 को खोलकर CRPC में, तो वो अक्सर टेढ़ा होता है, पहचान उसकी ये, वो सीधा नहीं होता। अक्सर किताब यूं हम खोलते हैं तो वो किस तरह होगा, वो आपको किताब टेढ़ी करके देखनी पड़ेगी, सफ़े यूं साइडों पे खोलने पड़ेंगे। तो उसके बाद क्या है, कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन है कि जिसके अंदर ये बेल बिफोर बेल आफ्टर अरेस्ट मगर बेलेबल ऑफेंस में होती है। पहली है शख्स के खिलाफ FIR हो, वो अरेस्टेड हो। FIR इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है।
FIR होगी तो हम उसको अप्लाई करेंगे, FIR जब नहीं है, क्योंकि भाई किस लिए इसको छोड़ें, ये तो छूटा छटाया है। और अगर गिरफ्तार हमने इसको क्यों करना है, इसमें तो कहेंगे गिरफ्तार क्यों करना है, और इसमें तो गिरफ्तार हो ही नहीं सकता अगर उसके FIR नहीं है, मगर प्रैक्टिस में होता है। 2-2 महीने शख्स गिरफ्तार रहते हैं, उनकी गिरफ्तारी डालते ही नहीं है, कानूनी खाते में वो पुलिस स्टेशन में हैं ही नहीं जबकि वो हैं। हमारे केस में किस तरह हुआ कि औरत को उन्होंने उठाया हफ्ते की दोपहर को, अदालत बंद होने से पहले उसको अंदर ले गए थाने में, पूरी रात कभी इस चौकी पे, कभी उस चौकी पे, कभी उस चौकी पे, हफ्ते की पूरी रात, एतवार का पूरा दिन, एतवार की पूरी रात। सोमवार को जब हमने अदालत में उसको पेश वो किया तो इतनी वो डरी हुई थी कि मैंने उससे पूछा, राणा साहब ने पूछा, बीबी तू बता तेरे साथ हुआ क्या है? वो कहती मुझे हफ्ते वाले दिन इन्होंने नहीं पकड़ा, मुझे अभी सुबह सुबह पकड़ा 1 घंटा पहले, और यूं कांप रही हो। जज साहब से मैंने कहा सर इसका चेहरा देखें, इसकी आवाज देखें। जज साहब ने उससे पूछा बेटा आप मुझे बताएं आपके साथ क्या हुआ? कहती मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे मेरी जान बख्श दे, इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। कहते फिर आपकी आवाज इतनी डरी हुई क्यों है? वो क्या बताए, कितनी डरी हुई होगी, क्या उसके साथ हुआ होगा, कुछ नहीं पता। अल्लाह से डरे, अल्लाह है, बेशक अल्लाह है। जिस जमीन पे खड़े हैं ना, ये इतनी स्पीड से हमें खला में लेकर जा रही है। इंसान सबसे पहले अगर किसी कुदरत के करिश्मे को देखे ना, वो अपने पांव के नीचे देखे, जिस जमीन पे मैं खड़ा हूं ये जब से पैदा हुई है पता नहीं कहां मुझे लेके जा रही है, खला में कहां लेकर जा रही है, और कितनी हाई स्पीड से लेकर जा रही है कि 1 सेकंड में 200 कुछ किलोमीटर का फासला तय करती है जमीन। 200 कुछ, एग्जैक्ट फिगर नहीं, बस 200 से अबव है। 1 सेकंड में 200 से अबव किलोमीटर आप तय करती है। तो अल्लाह है। तो उसमें क्या कि कंडीशन क्या कि अरेस्ट हो, फिर बेलेबल ऑफेंस हो। 496 तो जुर्म बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। फिर अपीयरेंस बिफोर कोर्ट, वो शख्स कोर्ट के सामने हो, अरेस्टेड हो कि सर ये शख्स जेल के अंदर है, ये कानून के शिकंजे में है। फिर एक्सेप्शन, आपसे पेपर में बड़ा कीमती सवाल पूछेगा, कौन सा ऐसा केस है, कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जहां पर बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी जमानत नहीं दी जाएगी। तो वो ये देखिए 2 कंडीशन बड़ी अहम है। एक है अंडर सेक्शन 107 उसकी सब सेक्शन 4, दफा 107 उसकी सब सेक्शन 4 के तहत, जब कोई पीस का मैटर हो, मजिस्ट्रेट को ये लगे कि ये शख्स बाहर जाकर अमन आमा में खतरा पैदा कर देगा, इसकी वजह से माशरे का अमन तबाह हो सकता है, तो 107 की सब सेक्शन 4 के तहत उसको जमानत नहीं दी जाएगी। फिर 117 इसकी सब सेक्शन 3, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो, कोई सिक्योरिटी रीजन हो, कोई ऐसे हो कि जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो कि अगर इस शख्स को अगर हम लोग कुछ छोड़ते हैं तो ये तो इसकी जान को खतरा है या किसी और की जान को खतरा पड़ जाएगा, तो सिक्योरिटी रीजन या कोई भी और तरह की सिक्योरिटी मामला हो उसकी जमानत नहीं होगी। तुमने बेल आफ्टर अरेस्ट बेल देखी, किसके अंदर हमने देखी? बेलेबल ऑफेंस के अंदर। तो इसकी कंडीशन क्या थी? वो FIR हो, बेलेबल ऑफेंस हो, वो शख्स कोर्ट के सामने हाजिर हो। कब उसको बेल नहीं दी जाएगी? जब पीस का कोई खतरा हो, अमन आमा का खतरा हो या सिक्योरिटी रीजन, उसको नहीं दी जाएगी। अब हम पढ़ रहे हैं बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, वो 496 था, ये 497 CRPC है। 2 तरह के जुर्म होते हैं जो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गए ना 497 में, 2 तरह के जुर्म आके सामने खड़े हो जाते हैं। एक को कहते हैं प्रोहिबिटरी क्लॉज, एक को कहते हैं नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज। प्रोहिबिटरी क्लॉज किसको कहते हैं? प्रोहिबिशन का मतलब है रोको, कोई मसला है, सिंपल वर्ड में, ठीक है, कि प्रोहिबिटरी क्लॉज है, वो मना कर रही है, प्रोहिबिट कर रही है, रोक रही है कि नहीं इसको जमानत ना दो।
ये ऐसा जुर्म है जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है। कौन सा जुर्म प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है कि जिसमें जमानत नहीं दी जाएगी? जब भी आप प्रोसिक्यूशन की साइड से हों तो आप कोशिश करें कि देखें जुर्म प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है, ऐसा है जिस पे कानून रोकथाम लगा रहा है। वो कौन से हैं? वो 3 तरह की कंडीशन होती हैं। ऐसा जुर्म जिसकी सजाए मौत हो, या ऐसा जुर्म जिसमें उम्र कैद हो, या ऐसा जुर्म जिसकी सजा 10 साल से अबव हो। ये सब के सब प्रोहिबिटरी क्लॉज में आते हैं। इनमें जमानत देने पे पाबंदी आयद की है कि आप ना दें। जनरल रूल ये कि नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देनी इसको। तो कौन से केस होंगे? नॉन बेलेबल में 2 तरह के केस आएंगे। एक है प्रोहिबिटरी क्लॉज जिसके सजाए मौत का कोई केस हो, उम्र कैद का हो, या 10 साल से अबव किसी की सजा हो, तो वो क्या है? प्रोहिबिटरी क्लॉज। देखो, डेथ हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो, या 10 साल से अबव हो। नॉन प्रोहिबिटरी क्या है? इसका उल्ट है। यहां सजाए मौत थी, सजाए मौत नहीं है। लाइफ इंप्रिजनमेंट थी, उम्र कैद थी, ये भी नहीं है। 10 साल थी, ये भी नहीं है। हर वो जुर्म जिसकी सजा 10 साल से कम हो वो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में आता है। तो आगे समझ, जिसकी सजा 10 साल से ज्यादा या उम्र कैद या सजाए मौत हो, प्रोहिबिटरी क्लॉज, इसमें जमानत नहीं दी जाएगी। और नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज जिसकी सजा 10 साल से कम हो, उम्र कैद ना हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट ना हो, वो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है। जब आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से, मुद्दई की तरफ से हाजिर हों तो आप ये वाले जुमले उठाएं, प्रोहिबिटरी क्लॉज वाले जुमले उठाएं कि सर ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है, मगर पहले चेक तो कर लें भाई कि प्रोहिबिटरी क्लॉज है भी या नहीं। उसकी पहले जाके कॉलम 2 के अंदर जाके चेक करें सीआरपीसी के कि उसकी सजा कितनी बनती है। अगर 10 साल से ज्यादा है तो फिर प्रोहिबिटरी क्लॉज है। कभी उसकी सजा बनती हो 6 महीने, 1 साल, आपके सर प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता होगा, यार बड़ी बात है। कहां 10 साल, कहां 2 साल को आप कितना बड़ा गैप को आपस में मिक्स कर रहे हो। तो अगर आप मुलजिम की तरफ से हैं तो फिर इस नॉन प्रोहिबिटरी को उठाएं, चेक करें कि ये 10 साल से कम सजा है ना, फिर आपके मजे हो गए कि ठीक है जी, मैं तो कहूँ प्रोहिबिटरी क्लॉज तो नहीं सर, नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज है। एक्सेप्शंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस है मगर फिर भी उसको एक्सेप्शन है कि उसको बेल दे दी जाएगी। कब? जब अंडर 16 ईयर एज है। ऐसा मुलजिम जिसकी उम्र 16 साल के अंडर एज है, उसको जमानत दे दी जाएगी चाहे कि नाकाबिल जमानती केस क्यों ना हो। नंबर 2, वोमेन है, औरत है, तब भी जमानत दी जाएगी। नंबर 3, ओल्ड आदमी है, बूढ़ा ज़ईफ आदमी है, तब भी जमानत दी जाएगी। नंबर 4, सिक है, शदीद बीमार है। सिक को जरा देखें, ये नहीं कि छींकें लग रही हैं, नज़ला हो गया, बुखार हो गई, जिस्म में सर्दी लग रही हो, हड्डियों में दर्द हो, ठीक है, दिल घबरा रहा हो, उल्टी आने की कैफियत, ये सिक नहीं है। सिक का मतलब है जिसकी जान को खतरा पड़ जाए, ऐसी बीमारी कोई है कि अगर हमने इसको नहीं निकाला, उसको दिल का कोई मसला है, हार्ट का मसला है, किडनी का कोई मसला है, शुगर अप इतना हो जाता है, ये इतना लो हो रहा है, या ऐसा कोई जो डॉक्टर डिक्लेयर कर दे कि इसकी जान को खतरा है, भाई इसको निकालो जेल के माहौल से, तब वो सिक है, वरना आम चलता फिरता सिक नहीं होता। इनफर्म है, ज़ईफ है, लागर है, यानी एक्सपायर हुआ पड़ा है समझो, तब भी एक्सेप्शन के अंदर आएगा कि उनको जमानत मिल जाएगी कि केस नाकाबिल जमानत क्यों ना हो। बेल एज ए मैटर ऑफ राइट इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, बड़ी अजीब सी बात। बेल इन बेलेबल ऑफेंस में मैटर ऑफ राइट होती है, याद रखना। मैं बताना भूल गया, यहां पर 496 में बेलेबल ऑफेंस में आप जब अप्लाई करें तो आप ये लफ्ज कहें कि सर इट इज माई मैटर ऑफ राइट टू ग्रांट ए बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, कि सर ये मेरा मैटर ऑफ राइट है, मेरा हक है कि मुझे बेलेबल ऑफेंस है, मुझे आप जमानत दें। तो 496 जो होता है ये मैटर ऑफ राइट के तौर पर आप पेश करते हैं कि ये मेरा हक है कि मुझे दे जमानत, जब केस बेलेबल है, मैं हर तरह की श्योरिटी पेश कर रहा हूं। मगर नॉन बेलेबल के अंदर जो है वो मैटर ऑफ राइट हो ही नहीं सकता, एक केस नाकाबिल जमानत है। फिर आपको किस तरीके से आप कहेंगे ये तो मेरा मैटर ऑफ राइट है जज साहब, कि केस तो नॉन बेलेबल है मगर मेरा तो मैटर ऑफ राइट है ना, मुझे तो दें। तो आप नहीं कह सकते
हाँ, यहां पे कह सकते हैं कि ये उल्ट बात आ गई थोड़ी सी, केस बेलेबल नहीं है, नॉन बेलेबल केस है, मगर फिर भी आप मैटर ऑफ राइट के तौर पर डिक्लेयर कर रहे हैं। वो कैसे कि केस फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता, वही वाली बात। जज साहब इसमें इतनी शको शुबात, इतनी जगह पे कमजोरी, इतने इसके अंदर वो है कि ये केस फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता है। आप इसको जिस टाइम देखेंगे ना तो ये पता चल जाएगा ये मेरे ही हक में जाना है, ये इतना है। और जज साहब को पता हो, ठीक है, जज साहब को पता हो, जज साहब मुतमिन हो के वाकई फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता है। दूसरा कि ग्राउंड है नॉट गिल्टी, इतने ग्राउंड हैं, जज साहब को भी पता चल गया कि इतने सारे ग्राउंड हैं कि ये शख्स गिल्टी नहीं है, इसको ना हक फंसाया गया, तब वो बेल को एज ए मैटर ऑफ राइट आपको क्लेम कर देंगे। रिकॉर्डिंग रीजन, जब भी बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस में जज साहब किसी को जमानत देते हैं, खास तौर पे प्रोहिबिटरी क्लॉज में, तो वो उसकी रीजन लिखने के पाबंद है कि कानून तो मुझे रोक रहा है कि इसकी जमानत ना दो, ये नाकाबिल जमानत केस है, प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल कर रहा है, या कोई ऐसा केस जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मगर मैं फिर क्यों दे रहा हूं, ऐसी मुझे इससे क्या अटैचमेंट हुई, या मुझे ऐसा इसमें क्या नजर आ रहा है कि मैं इसको ये जमानत दे रहा हूं, वो वजह लिखेंगे। तो ये मैंडेटरी प्रोविजन उनके ऊपर। कैंसिलेशन पावर, ठीक है, अगर जो उन्होंने बेल दे दी, ठीक है, ये रिकॉर्ड रिवीजन कर दी, बेल दे दी, बेल को कैंसिल कर सकती है हर कोर्ट, अदर कोर्ट, कोई भी कोर्ट होगी, सेशन होगी, हाई कोर्ट होगी, या कोई भी कोर्ट होगी, अपनी जमानत देने के बाद जमानत वापस लेने की फुल अथॉरिटी रखती है। आगे है डिस्क्रिशनरी पावर, जितनी भी जमानतें हैं ना वो सवाब दीदी मैटर है, डिस्क्रिशनरी पावर है। तो आपसे पेपर में पूछा कोई किताब का हवाला तो दें भाई, तो आप कहेंगे PLD 2006 लाहौर, सफ़ा नंबर है 302। PLD 2006 लाहौर सफ़ा नंबर 302 के अंदर ये कहा गया है कि जितनी भी जो ये बेलें हैं, जमानतें हैं, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। ये अक्सर जुडिशल इम्तहानात में भी पूछा जाता है। अप्लाइंग टाइम, आप कब अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर अरेस्ट बेल को? जैसे ही हथकड़ी लगी, अंदर डाला, गिरफ्तारी कागज में डाल दी, रजिस्टर में डाल दी कि ये पर्सन अरेस्ट हो चुका है, उसी मिनट आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मगर प्रैक्टिस के अंदर जब रिमांड हो रहा होता है ना, उस टाइम बेल नहीं होती अक्सर। वो क्यों? कि उस टाइम वो ये देखते हैं कि भाई अगर इसको छोड़ दिया फिर हम पूछेंगे किससे। मेन मुलजिम है केस का, उसने अगवा का उस पर इल्जाम है, उसी को हम छोड़ने से चले जाओ भाई, फिर हम किससे पूछें, दरों दीवारों से पूछें, किससे पूछें? तो उसको फिर नहीं छोड़ा जाता जो रिमांड में होता है। तो मगर हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई से हमें नहीं रोका गया, मगर उसकी जमानत बहुत कम होती है। हाँ, आप उसके रिमांड को कंटेस्ट करें, जिस पेशी पे रिमांड के लिए। सर ये किस तरह का आप रिमांड दे रहे हैं? जज साहब आप देखें, इस शख्स से पिछली इन्होंने रिमांड लिया था पुलिस ने, इसने अभी तक इससे क्या बरामद किया? सिर्फ ये बताएं, इसने क्या प्रोग्रेस की पुलिस ने? इसका काम सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों का ये है कि ये उस पार्टी से पैसा खा रहे हैं, इसको मारते हैं, पीटते हैं, इस पे जुल्म और तशद्दुद करते हैं, इसको इंसानी नहीं गैर इंसानी जिस्म समझकर इस पे वो ज्यादती करते हैं कि उससे अर्श भी हिलता है कि ये बंदा जो है ये इसको जान से मार देंगे। इसको मजबूर कर रहे हैं, इसकी फैमिली के पास बार बार ये पुलिस वाले भेज रहे हैं कि ठीक है जी, पैसे इतने दोगे तो आज रात ये मार से बचेगा। पिछली रातों को पैसे भर के बैठे हैं, अब पैसे भर रहे हैं, हम तो अपनी जदादें बेच देंगे इनकी वजह से अगर आपने इनके हाथों में दे दिया। आप प्रोग्रेस तो देखिए, इसने पुलिस ने क्या प्रोग्रेस की, पिछली जो रिमांड था इस रिमांड में इसने क्या किया। अगर तो उसने नहीं किया, आपका ये जो आपने ये की है सारी तकरीर, ये आपकी फायदे में आ गई। अब आपका जो ये है रिमांड वो कंटेस्ट हो गया। तो जज साहब आप अगर रिमांड नहीं देंगे, हाँ अगर पुलिस ने कोई प्रोग्रेस कर ली कि ठीक है जी मैंने देखो इससे इतने ये चीज़ों को लुआई हैं, अभी अगर और भी मुझे दें, फिर आप बस तकरीर करके रह जाएं।
उसके बाद है अप्लाइंग टाइम आ गया आफ्टर अरेस्ट, हाउ मेनी टाइम, नो लिमिट, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, 100 नहीं, लाखों बार आप अप्लाई करें, कोई नहीं, इस पे कोई लिमिट नहीं, मगर जब भी करें फ्रेश ग्राउंड के तहत करें, जब भी करें फ्रेश ग्राउंड के तहत करें। और अगर ये रिजेक्ट हो जाती है तो याद रखना इन पे अपील लेनी होती। सबसे बड़ा सवाल, अहम सवाल बता रहा हूं कि जब ये रिजेक्ट होती है, आपसे पेपर में पूछेगा कि इसके खिलाफ अपील दायर की जा सकती है कि जज साहब ने हमारी बेल रिजेक्ट कर दी, इस पर कोई अपील नहीं है, आप दोबारा दायर कर दें। तो आज हमने क्या देखा, जमानत किसको कहते हैं? जब शख्स गिरफ्तार होता है तो उसकी जो जमानत होती है वो आफ्टर अरेस्ट होती है, वो 497 और 496 के तहत होती है। 496 बेलेबल ऑफेंस में होती है आफ्टर अरेस्ट, 497 नॉन एबल बेल में होती है मगर आफ्टर अरेस्ट, बिफोर अरेस्ट 498 के अंदर होती है। ये सारा हमने देख लिया। हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज़।